नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। वाणिज्य संकाय के कक्षा 11 के विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लेखाशास्त्र भाग 2 में समायोजन सहित वित्तीय विवरण इस अध्याय का अध्ययन करेंगे और यह समझेंगे कि अंतिम खाते बनाते समय समायोजन करने की क्या आवश्यकता है। आइए हम उसको तैयार कर चालू करते हैं। विद्यार्थियों, विगत 2 कक्षाओं में हमने वित्तीय विवरण के बारे में प्रारंभिक अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत हमने वित्तीय विवरण का आशय व इसका महत्व समझा था। वित्तीय विवरण को तैयार करने का क्या महत्व है, व्यापार खाते, लाभानी खाता और स्थिति विवरण, इन तीनों का हमने भलीभांति अध्ययन किया था। इसी के साथ साथ हमने ये भी समझा था कि इन तीनों में से जो प्रथम 2 हैं वो खाते के रूप में बनाए जाते हैं। अच्छा, अर्थात द्विप्रविष्टि प्रणाली के सिद्धांतों के अनुरूप उनमें 2 पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। जहां व्यापार खाता व्यवसाय के सकल लाभ को प्रदर्शित करता है, वहीं लाभानी खाता शुद्ध लाभ को प्रदर्शित करता है, जिसमें हम अप्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष आयों को भी सम्मिलित करते हैं। इसी तरह से हमने ये भी समझा था कि स्थिति विवरण जो कि खाते के रूप में नहीं होता है, बल्कि यह एक विवरण पत्र स्टेटमेंट के रूप में तैयार किया जाता है और इसके द्वारा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति एक निश्चित तिथि को, जिस तिथि को इसको बनाया जा रहा है, जिस तिथि विशेष को इसको बनाया जा रहा है, उस तिथि को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है, अर्थात व्यवसाय में कितनी संपत्तियां हैं, कितने व्यवसाय के दायित्व हैं, इनको प्रकट करता है। जबकि प्रथम जो 2 खाते हैं वह व्यवसाय के संपूर्ण अवधि या वर्ष जिसके लिए इसको बनाया गया है उसके सकल और शुद्ध लाभ को प्रदर्शित करते हैं। ये हमने समझा था। इसी तरह से हमने ये भी समझा था कि व्यापार एवं लाभानी खाते में क्या अंतर है। लाभानी खाता और स्थिति विवरण हालांकि क्रम में बनाए जाते हैं, पर फिर भी इनमें अंतर है, इसको हमने समझा था। बेचे हुए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, इसको हमने एक आंकिक प्रश्न की सहायता से भलीभांति समझा था। इसी के साथ साथ हमने यह भी समझा था व्यापार एवं लाभानी खाते और स्थिति विवरण, इसके आंकिक प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, ये हमने भलीभांति समझा था। इसी क्रम में आज हम यह समझेंगे कि समायोजन का आशय क्या है व इसकी क्या आवश्यकता है, अंतिम खाते बनाते समय हम क्यों समायोजन करते हैं और प्रमुख समायोजन कौन कौन से समायोजन हैं जिन्हें हमें अंतिम खाते बनाते समय हमारे समक्ष आ सकते हैं या जिन्हें हमें समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है, ये हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि समायोजन होता क्या है। विद्यार्थियों, जिस रूप में हमने अंतिम खातों का अध्ययन पूर्व की 2 कक्षाओं में किया था, व्यावहारिक रूप में जब कोई भी व्यावसायिक संस्थान अंतिम खाते बनाता है तो स्थिति थोड़ी सी भिन्न होती है। उसे निश्चित रूप से कुछ ऐसी मदें होती है जिनको कि उसे समायोजित करना होता है और उन्हीं के लिए समायोजन करने की आवश्यकता होती है, ताकि उस व्यवसाय के वित्तीय विवरण या अंतिम खाते जो हम तैयार कर रहे हैं वो व्यापार या व्यवसाय की सही आर्थिक परिणाम अर्थात सकल लाभ और शुद्ध लाभ सही प्रकट कर सकें। साथ ही जो व्यवसाय का स्थिति विवरण है वह भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति उस तिथि को सही प्रदर्शित कर सके। इसके लिए ये आवश्यक होगा कि जिस तिथि या अवधि, जिस वर्ष या अवधि के लिए हम अंतिम खातों को तैयार कर रहे हैं, उससे संबंधित संपूर्ण मदों को
अर्थात जो व्यय उस वर्ष से संबंधित है उनको, जो आय उस वर्ष से संबंधित है उनको, इन सभी को उसमें शामिल किया जाए तो जो अंतिम खाते हैं वो व्यवसाय के सही चित्र को प्रस्तुत करेंगे। परंतु क्योंकि मैंने जैसा बताया कि ऐसा होता नहीं है, कई बार व्यवसाय में कुछ ऐसे व्यवहार ऐसे रह जाते हैं अंतिम खाते बनाते समय जो वर्ष या लेखा अवधि से संबंधित हैं परंतु लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि यदि हमारा वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है या 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए 31 मार्च को समाप्त हो रहा है और मार्च के माह का वेतन या किराया अभी चुकाना बाकी है। इसी प्रकार ऐसे व्यय जो आगामी वर्ष से संबंधित है, मान ले जाए हमने बीमा की प्रीमियम का भुगतान मार्च में किया और बीमा प्रीमियम का जो भुगतान किया वो मान लीजिए जुलाई तक का कर दिया है। इसी तरह से टैक्स का पेमेंट, तो ये कुछ ऐसे किराए का मान लीजिए हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, 6 महीने का किराया इकट्ठा हमने मार्च में दे दिया तो वो अगले 6 महीने 3 महीने इस वर्ष का था जनवरी से लेकर मार्च तक का, और अप्रैल मई जून वो अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित है। तो इस तरह के कुछ मदें होती है। ठीक इसी तरह से कुछ ऐसे मदें भी होती है व्यवसाय में जिनके लिए वर्ष के अंत में ही, मतलब दिन प्रतिदिन हम दैनिक व्यवहारों का जिस तरह से लेखा करते हैं, प्रतिमाह जिस तरह से हम विवरण पत्र आदि तैयार करते हैं, उनके लिए कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है, उनको समायोजित नहीं किया जाता है। जैसे अंतिम रहतिया, निश्चित रूप से अंतिम रहतिया वर्ष की अंतिम तिथि को जो बिना बिका माल रह जाएगा उसी को अंतिम रहतिया कहते हैं। अब ये इसके लिए पहले से करना संभव नहीं। इसी तरह से मूल्यह्रास, विभिन्न प्रकार की जो स्थायी संपत्तियां होती है व्यवसाय में उन पर जो मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन या अवक्षण जिसे हम कहते हैं वो लगाते हैं, वह वर्ष की अंतिम तिथि को लगाया जाता है। इसी तरह से व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में जो पूंजी विनियोजित की गई है या उसके द्वारा व्यवसाय में से जो आहरण किया गया है, ऐसे अनेक मदें होती है जिनके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम अंतिम खाते करते समय इन मदों को समायोजित करें, क्योंकि ये व्यवसाय के लिए संभव नहीं है कि जिन लेखा पुस्तकों में जो प्रारंभिक प्रविष्टि वो कर चुका है, जो खाते उसके आधार पर तैयार करके बंद कर चुका है, उनके शेषों के आधार पर वो तलपट बना चुका है, उनमें वो समायोजन करे या उनको फिर से पुनः परिवर्तित करे। इसीलिए अंतिम खाते बनाते समय इन ऐसी मदों को जो कि लेखा पुस्तकों में पूर्व में प्रविष्ट नहीं हो पाई है या ऐसी मदें जिनके लिए वर्ष के अंत में ही जो हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं, तो इन सभी के लिए वर्ष के अंत में समायोजन करने की आवश्यकता होती है। साथ ही इन समायोजनों का उद्देश्य व्यवसाय की लाभ हानि की सही गणना व वित्तीय स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत करना होता है, क्योंकि जब हमारे सामने व्यवसाय का सही चित्र प्रस्तुत होगा तभी हम व्यवसाय के बारे में या जो निर्णय करता है वो व्यवसाय की भावी योजनाओं को तैयार करने के बारे में कोई निर्णय ले सकेंगे। लेखा व्यवहार की या अकाउंटेंसी की भाषा में ऐसे सभी व्यवहारों को समायोजन तथा इनसे संबंधित जो प्रविष्टि हम करते हैं, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हम करते हैं, इनको हम समायोजन प्रविष्टि कहते हैं। वित्तीय विवरण बनाते समय ये भी ध्यान हम रखेंगे कि जो समायोजनों की हम समझेंगे, ये सब समायोजन अतिरिक्त सूचनाओं के रूप में हमें दिए जाते हैं, अर्थात लेखा पुस्तकों में उनके संबंध में प्रविष्टि नहीं की गई है। इसीलिए दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक व्यवहार का 2 स्थानों पर विपरीत पक्षों में समान राशि से प्रविष्टि होना आवश्यक है। इसीलिए इन सभी समायोजनों को जो हमें अतिरिक्त सूचनाओं के रूप में या तलपट के बाहर दी रहती है, इन सभी समायोजनों के लिए हम दोहरी प्रविष्टि, मतलब इनका 2 स्थानों पर लेखा होगा, वो 2 स्थान या जो 2 खाते होंगे वो विपरीत पक्षों में प्रविष्टि होगी। साथ ही प्रायः इनमें से एक या तो व्यापार खाते में या लाभ हानि खाते में होगा और दूसरा समायोजन चिट्ठे में होगा। तो ये हम
आगे जो समायोजन हम समझेंगे उसके साथ हम समझेंगे। इसी के साथ हमें ये भी समझना आवश्यक है कि जो समायोजन प्रविष्टि है, ये सभी प्रविष्टि हम जो करते हैं उनका उद्देश्य या महत्व हम संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि व्यवसाय का सही सही लाभ या हानि ज्ञात करना। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है, व्यवसाय की सही सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना या प्रकट करना। साथ ही समायोजन चूंकि व्यापक रूप में होते हैं, तो बहियों में जिन व्यवहारों का लेखा नहीं हो पाया है किसी भी कारण से, चाहे वो वर्ष के अंत में उपस्थित हुए हो या अन्य किसी कारण से, उनके लिए प्रविष्टि करना। साथ ही इसका एक उद्देश्य ये भी है कि पुस्तकों में अगर कोई अशुद्धि रह गई है तो उसके भी पूर्ण की तरह अपूर्ण जो लेन देन है उनको पूरा करना। साथ ही वर्ष के अंत में ऐसी समस्त आयों को, चाहे जो कि जो वर्ष से संबंधित हैं, चाहे वो प्राप्त हुई हो या नहीं, उन्हें समायोजित करना, या ऐसी आय जो कि वर्ष से संबंधित नहीं है परंतु प्राप्त हो गई, उन्हें समायोजित करना। इसी तरह से ऐसे व्यय जो कि वर्ष से संबंधित है परंतु उनका भुगतान हुआ हो या नहीं हुआ, तो उन्हें समायोजित करना है। और साथ ही यदि ऐसे व्यय जो कि आगामी वर्ष से संबंधित है परंतु हमने उन्हें एडवांस के रूप में या पूर्व में ही उनका भुगतान इसी वर्ष कर दिया है, तो उन्हें समायोजित करना। ये इन सब समायोजनों के मुख्य उद्देश्य होते हैं। आइए अब हम उन समायोजनों को समझें जो मुख्य रूप से हमें अंतिम खाते बनाते समय हमें जिनके संबंध में समायोजन करना है। पहला, अंतिम रहतिया, ये हम समझेंगे आज। अंतिम रहतिया, इसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है, इसके संबंध में जो समायोजन कहता है। दूसरा, आदत्य व्यय के संबंध में हम समायोजन जो है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके संबंध में हम समझेंगे। पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसे कहा जाता है। उपार्जित आय, एक्रूड इनकम। अनुपार्जित आय, इसको अनअर्न्ड इनकम के नाम से भी, या हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कह सकते हैं। ह्रास, डेप्रिसिएशन, इसके लिए जो समायोजन कहता है जो कि स्थायी संपत्तियों से संबंधित होता है। डूबत ऋण व संदिग्ध ऋण, पहला है डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स। दूसरा संदिग्ध ऋण, डाउटफुल डेब्ट्स। इनके संबंध में जो प्रोविजन हम करेंगे वो देनदारों पर बट्टे के लिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसको हम समझेंगे। प्रबंधक का कमीशन, डेटर्स कमीशन, मैनेजर को कमीशन, ताकि वो अधिक व्यवसाय में इंटरेस्ट ले, इसके लिए उसको कमीशन दिया जा सकता है, तो उसके संबंध में हम समझेंगे। पूंजी पर ब्याज, कैपिटल पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है इसको, इस पर हम समझेंगे। आहरण पर ब्याज, ये इसका पूंजी पर ब्याज का बिल्कुल ठीक विपरीत है। आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसके संबंध में आज हम समझेंगे और किस तरह से समायोजन प्रविष्टि, और अंत में फिर हम समायोजन सहित वित्तीय विवरण तैयार करने संबंधी आंकिक प्रश्न को समझेंगे। अंतिम स्टॉक या अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक जिसे कहा जाता है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि वर्ष में जो व्यवसाय जब हम प्रारंभ करते हैं, यदि वो नया व्यवसाय नहीं है तो जो चालू व्यवसाय है उसमें प्रारंभिक स्टॉक और लेखा अवधि, जो भी हमने व्यवसाय में वर्ष के दौरान जो भी माल हमने क्रय किया है, इसमें से जो माल का वो भाग जो कि अंत में बिना बिका रह जाता है, जो सेल नहीं हो पाया है, सेल आउट नहीं हुआ है, उसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। अंतिम स्टॉक के संबंध में जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसके संबंध में अगर हमें जनरल प्रविष्टि करना है तो वह इस प्रकार की जाती है। हमारी परीक्षाओं में दोनों तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरल एंट्री पूछी जा सकती है और फाइनल अकाउंट में तो हमें इन्हें एडजस्ट करना ही। इसके लिए जो हम प्रविष्टि करेंगे वो होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता को क्रेडिट करेंगे। एक्चुअली ये ट्रांसफर एंट्री है कि क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस है ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए हम नरेशन लिखेंगे बैलेंस ट्रांसफर। तो ये इसकी पंजी प्रविष्टि होगी। जब हमें अंतिम स्टॉक के संबंध में व्यापार खाते, क्योंकि व्यापार खाते का भाग होता है माल खाता का जो संपूर्ण समायोजन है, हमने पिछली कक्षा में समझा था, क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, ये व्यापार खाते का भाग है। तो व्यापार खाते में इसे जमा पक्ष में दिखाया जाता है, क्योंकि ये व्यवसाय की संपत्ति होती है। इसे
जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, जबकि जो बैलेंस शीट है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये व्यवसाय की संपत्ति है, इसलिए इसे संपत्ति पक्ष में, क्लोजिंग स्टॉक को असेट साइड में हम दिखाएंगे। दूसरा जो प्रमुख समायोजन अदत्त व्यय, जैसा कि इसके नाम से ही अदत्त या बकाया व्यय, तो लेखा वर्ष या लेखा अवधि, लेखा वर्ष या लेखा अवधि का आशय उस अवधि से जिसके लिए हम खाते तैयार कर रहे हैं, तो उस वर्ष से संबंधित ऐसा व्यय जिसका वर्ष या लेखा अवधि के अंत तक भुगतान नहीं हो पाया है। जैसा मैंने बताया था कि आपको किराया, इसी तरह से वेतन, ये इस तरह की मदें होती है कि जिनका वर्ष के अंत तक भुगतान नहीं हो पाता। इस तरह से कई बार बिजली का बिल या मदें हो सकती है। तो इस तरह की मदों जिनको की लेखावधि संबंधित है परंतु उनका भुगतान नहीं हो पाया है, तो इसी उन व्ययों को हम अदत्त व्यय कहते हैं, या इंग्लिश में इन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। जैसा कि मजदूरी, वेतन, किराया इत्यादि इसी स्वभाव के व्यय हैं। क्योंकि हमें, हमारा उद्देश्य है कि इस वर्ष के जो अंतिम खाते हैं वो सही सही लाभ प्रदर्शित कर सकें, सही स्थिति प्रस्तुत कर सकें, तो इसलिए निश्चित रूप से हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि चाहे उनका भुगतान हुआ है या नहीं, क्योंकि वो इस वर्ष संबंधित है, इसीलिए उन्हें समायोजित करने की आवश्यकता होती है। जब हम इसके लिए जनरल एंट्री अगर हम करेंगे तो यहाँ पे जैसा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस नेम, जैसे मान लीजिए रेंट होगा तो हम एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट, अगर सैलरी होगी तो हम यहाँ लिखेंगे सैलरी अकाउंट, है ना। इसी तरह से वेजेस है तो यहाँ हम एक्सपेंसेस नेम, ये जो ब्रैकेट में है ये हम लिखेंगे नहीं, हम जब एक्चुअल एंट्री करेंगे तब यहाँ पे उस व्यय का नाम होगा, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट या रेंट अकाउंट। टू आउटस्टैंडिंग, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये इसको हम यहाँ से लेंगे, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, अगर रेंट है तो क्या होगी एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। बीइंग रेंट, यहाँ पर भी एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे हम जब एंट्री करेंगे एक्चुअल एंट्री, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग, या सैलरी होगी तो बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, या वेजेस होगा तो बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग, इस तरह से हम एंट्री करेंगे। जब हम इसका समायोजन व्यापार या लाभ हानि खाता, क्योंकि वेजेस अगर है तो वो व्यापार खाते का भाग होगा, इसी तरह से किराया, कोल या जो भी व्यापार खाते संबंधित मदें हैं व्ययों की, वो अगर व्यापार खाते संबंधित है तो उनका समायोजन चूंकि व्यापार खाते में होगा। और यदि अप्रत्यक्ष व्यय हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे सैलरी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, लीगल एक्सपेंसेस हैं, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इन सबके संबंध में अगर समायोजन होगा तो वो कहाँ होगा, लाभानी खाते। तो ये मद लाभानी खाते से संबंधित तो लाभानी खाते में, और व्यापार खाते से संबंधित तो व्यापार खाते में। इन दो, चाहे व्यापार खाते से संबंधित हो या लाभानी खाते, क्योंकि व्यय की मदें हैं तो इसीलिए दोनों ही खातों में ये व्यय की मदें चूंकि हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं, इसीलिए इसका समायोजन जो होगा वो डेबिट पक्ष में या नाम पक्ष में होगा। और हम किस तरह से करेंगे कि संबंधित मद में इसको जोड़ दिया जाता है। जैसा कि हम खातों को बनाते समय जानते हैं कि हमारा जो जिस मद में हम पर्टिकुलर का जो हमारा कॉलम है उसको इनर कॉलम के रूप में भी यूज करते हैं, तो इनर कॉलम में जो मूल राशि है उस संबंधित व्यय की उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे, और देन जो अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग मद जो है उसको हम ऐड कर देंगे और आउटर कॉलम में दोनों का योग हम ले जाते हैं। इसी तरह से स्थिति विवरण में, क्योंकि अदत्त व्यय का मतलब कि व्यवसाय को ये राशि चुकाना है, तो इसीलिए इस व्यय को हम लायबिलिटी साइड या दायित्व पक्ष में दर्शाएंगे। उस जैसे मान लीजिए वेजेस है तो हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, और इसको लायबिलिटी साइड में सबसे अंत में हम दर्शाते हैं। चलिए अगला पूर्वदत्त व्यय। अभी हमने देखा था अदत्त, अदत्त यानी वर्ष से संबंधित परंतु चुकाए नहीं गए, इसका ठीक उल्टा पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसा व्यय जो कि चालू वर्ष से संबंधित नहीं है परंतु चालू वर्ष में ही उसका भुगतान कर दिया गया। जैसा कि यहाँ लिखा, ऐसे व्यय जो आगामी अगले वर्ष से या लेखावधि संबंधित है परंतु चालू वर्ष या करंट ईयर में ही
इसका भुगतान कर दिया गया है, तो ऐसे सभी व्यय पूर्वदत्त व्यय या प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और इस तरह के व्यय वो होंगे जो जिनका भुगतान प्रायः वार्षिक आधार पर किया जाता है, और वो अवधि जो लेखा बनाने की अवधि है उससे भिन्न है। तो उसी दशा में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। या कई बार ये भी हो सकता है कि अगर हम कोई क्वार्टरली या हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हैं तो उनमें भी इस तरह की स्थिति होती है। जैसे बीमा, इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर मान लीजिए व्यवसाय में कर्मचारियों का बीमा या व्यवसाय की संपत्तियों का बीमा मान लीजिए करवाया गया है मई से, और वर्ष समाप्त हो रहा है 31 मार्च को, है ना, तो निश्चित रूप से जो मई में जो भुगतान किया जाएगा वो अगले वर्ष के मई तक का होगा, और ये स्थिति हर वर्ष बनेगी। तो निश्चित रूप से जो अप्रैल और मई का होगा नेक्स्ट ईयर का, वो अगले वर्ष संबंधित होगा। तो इसका मतलब है कि वो प्रीपेड है। तो इस तरह से विज्ञापन व्यय, कई बार विज्ञापन पर इस तरह का व्यय किया जाता है कि जो, तो वो हो सकता है। तो ये इसी तरह के व्यय हैं जिनके की भुगतान हमने आगामी वर्ष से संबंधित राशि का भी इसी वर्ष कर दिया है। तो इसके संबंध में जो प्रविष्टि बनेगी अब हम देखते हैं। प्रीपेड, यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस नेम, यहाँ पर उस संबंधित व्यय का नाम आएगा। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस है, तो यहाँ पर जो एंट्री होगी उसमें लिखेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू, एक्सपेंसेस का नाम है हमारा इंश्योरेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। क्या होगी एंट्री? प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट। बीइंग, यहाँ पर भी एक्सपेंसेस नेम जो लिखा है ब्रैकेट में, जब हम एक्चुअली एंट्री करेंगे ब्रैकेट वाला पोर्शन हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग इंश्योरेंस एक्सपेंसेस प्रीपेड। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, जब इसी मद का समायोजन हमें व्यापार या लाभानी खाता और चिट्ठे में करना है तो हम किस तरह से करेंगे? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये भी व्यापार खाते संबंधी होता है। अगर मान लीजिए वजह से अगर हम पहले से भुगतान कर दिया है, या कारखाने संबंधित कोई मद है उसका भुगतान हम पहले से कर दिया है, तो वो व्यापार खाते का भाव होगा। इसी तरह से लाभानी खाते संबंधित है तो वो लाभानी खाते में हम समायोजित करेंगे, पर दोनों ही खातों में ये जो मद आएगी वो डेबिट पक्ष में ही होगी, क्योंकि व्यय की मद है इसलिए डेबिट पक्ष में समायोजित होगी। और जैसा कि हमने अदत्त व्यय के संबंध में उसे जोड़ा था, यहाँ पर इसको घटा देंगे। इनर कॉलम में पहले मूल राशि जो हमारी है उसको हम लिखेंगे। मान लीजिए मूल रूप से मजदूरी दी हुई है हमें 500 रुपए, तो 500 रुपए को पहले इनर कॉलम में लिखेंगे। देन यदि 200 रुपए पूर्वदत्त है तो 200 रुपए को इनर कॉलम में लिखे घटा दिया जाता है, और आउटर कॉलम में हम 300 रुपए लिखेंगे। जबकि स्थिति विवरण में, क्योंकि पूर्वदत्त व्यय मतलब व्यवसाय की संपत्ति हुई, व्यवसाय के लिए संपत्ति इसलिए हुई कि जो हमारा दायित्व भविष्य के लिए उसका भुगतान हमने पूर्व पहले से ही कर दिया, तो इसीलिए व्यवसाय के लिए एक तरह से संपत्ति है। तो इसीलिए इसको असेट साइड में इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से दर्शाया जाता है। उपार्जित एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम जैसा कि हमने पहले जो दोनों मदद देखी थी, पूर्वदत्त व्यय और अदत्त व्यय, ये व्यय से संबंधित है। इनके ठीक उल्टे आय से संबंधित जब हम मदों की बात करेंगे तो इन्हें उपार्जित और अनुपार्जित आय कहा जाता है। उपार्जित एक्रूड इनकम वर्ष या लेखावधि से संबंधित ऐसी आय जो वर्ष या लेखावधि के अंत तक प्राप्त नहीं हो पाती। इसका मतलब है कि इसी वर्ष से संबंधित है, मतलब अर्नड इन दिस पर्टिकुलर ईयर बट नॉट रिसीव्ड। तो ऐसी आय जो कि इस वर्ष कमा ली गई है, मतलब प्राप्य हो गई, प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्य हो गई, रिसीवेबल बट नॉट रिसीव्ड। तो ऐसी मदों को हम अर्जित आय कहते हैं। जैसे ब्याज, कमीशन, किराया इत्यादि इसी प्रकार की मदें हो सकती है जिनके संबंध में हमें अंतिम खाते बनाते समय समायोजन करना होता है। अगर इस प्रकार की मद, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के लिए ब्याज, मान लीजिए 200 रुपए ब्याज हमें इस वर्ष प्राप्त होना था, वो परंतु प्राप्त नहीं हुआ जो इस वर्ष संबंधित है। तो यहाँ पर जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट का जो पोर्शन है नेम इनकम, यहाँ पर उस एक्सपेंसेस का नाम होगा। हमारी एंट्री किस तरह से होगी, और ठीक नीचे भी इस तरह से जहाँ जहाँ भी ब्रैकेट में नेम इनकम लिखा है यहाँ पर उस मद का नाम, जैसे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, कमीशन है तो कमीशन, रेंट है तो रेंट। तो यहाँ पर एंट्री होगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट।
क्या होगी एंट्री? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, अर्थात एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट अकाउंट जो मूल रूप से जो खाता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर जो नरेशन होगी वो होगी बीइंग नेम इनकम एक्रूड, बीइंग इनकम एक्रूड। जब हम लाभानी खाते की ओर आते हैं, चूंकि ये आय संबंधित, चूंकि व्यापार खाते में जो आय के रूप में लिखा जाता है वो केवल विक्रय से प्राप्त आय लिखी जाती है, अन्य आय को नहीं लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो लाभानी खाते में लिखा हुआ है केवल, तो लाभानी खाते में क्योंकि इनकम हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जमा पक्ष में लिखते हैं, तो जो भी संबंधित इनकम है, जैसे इंटरेस्ट है मान लीजिए, तो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में इसको ऐड करके हम शो करते हैं। मान लीजिए मूल रूप से ब्याज की जो हमें राशि प्राप्त हो चुकी है वर्ष में वो है 500 रुपये, और 200 रुपये जो इस वर्ष संबंध जो प्राप्त होना बाकी है, तो हम इनर कॉलम में 500 प्लस एक्रूड 200 इस तरह से लिखकर आउटर कॉलम में हम उसको 700 रुपये शो करेंगे। जबकि स्थिति विवरण में जब हम जाएंगे तो चूंकि ऐसी आय जो हमें प्राप्त होना थी परंतु प्राप्त नहीं हुई, हमारे लिए असेट्स है, इसीलिए बैलेंस शीट में हम इसको असेट साइड में शो करेंगे। अनअर्न्ड इनकम, अनुपार्जित आय, तो अनुपार्जित आय उपार्जित आय का ठीक उल्टा है कि अनुपार्जित आय ऐसी आय है जो इस वर्ष या जो वित्तीय वर्ष है उससे संबंधित है परंतु संबंधित नहीं है, परंतु जो आगामी वर्ष संबंधित है परंतु इसी वर्ष प्राप्त हो गई, अर्थात ऐसी आय जो आगामी वर्ष से संबंधित है परंतु चालू वर्ष या लेखा अवधि में ही हमें प्राप्त हो गई है। अनअर्न्ड मतलब जो हमने कमाई नहीं है परंतु प्राप्त हो गई, रिसीव्ड बट नॉट रिसीवेबल, तो इसे अनअर्न्ड इनकम कहा जाता है। जैसे किराया इत्यादि इस स्वभाव के मध्य हैं जो कि एडवांस में अगर मान लीजिए हमें प्राप्त हो गया है, एडवांस में इंटरेस्ट हमें प्राप्त हो गया है, तो इन सारी मदों को हम अनअर्न्ड इनकम कहेंगे। अब इनके संबंध में जो जनरल एंट्री होगी वो किस तरह से होगी कि जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में हम जो लिखा हुआ है इनकम नेम, उस आय का नाम लिखेंगे या जो भी उसका रेंट है मान लीजिए, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू अनअर्न्ड रेंट अकाउंट, और नरेशन हमारी होगी बीइंग रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अगर मान लीजिए अन्य मद है जो भी उसका नाम होगा यहाँ पर ब्रैकेट वाले पोर्शन में लिखेंगे, और नरेशन हमारी होगी बीइंग जो भी इनकम है उसका नाम लिख के रिसीव्ड इन एडवांस। इस तरह से हम जनरल एंट्री करेंगे। पर जब हम लाभानी खाता और स्थिति विवरण में आते हैं तो लाभानी खाता में चूंकि ये आय है, हम जानते हैं कि लाभानी खाते में सारी इनकम जो होती है वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, इसीलिए इसको क्रेडिट साइड में जो भी रिलेटेड इनकम की मद हमें पहले से दी हुई है उस मद को हम इनर कॉलम में लिखेंगे, और देन जो एडजस्टमेंट वाली अनअर्न्ड इनकम की जो हमें राशि दी हुई है उसको हम घटा देंगे और फिर आउटर कॉलम में शेष राशि लिखेंगे। जबकि बैलेंस शीट में चूंकि हमारी लायबिलिटी है, जो आय हमें प्राप्त हो गई है परंतु प्राप्त नहीं हुई है तो वो हमारी लायबिलिटी है, इसीलिए इसको हम लायबिलिटी साइड में इसको शो करेंगे। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।